नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग आपके फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 या फिर आप साइंस का चैप्टर 10 भी बोल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए, मोटा मोटी ये चैप्टर जो है ना, वो चैप्टर जो है ना, वो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। मतलब इसमें आपको कुछ ऐसा न्यूमरिक्स वगैरह है नहीं। एक न्यूमरिक्स है, वो भी पिछले चैप्टर का। लेंस फार्मूला अगर आपको आता है तो वो न्यूमरिक्स में कुछ नहीं है, ठीक है। और कहानी बाकी ये है कि चैप्टर पूरा है आपको थ्योरी बेस्ड। मोटा मोटी आपको इसमें से सब कुछ याद ही करना है, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे 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 जो है इस चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर भी नहीं है। और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा बहुत आप मैनेज करके चल लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक और उसके मेन कंटेंट बता देता हूँ, ये आप रीड कर लीजिएगा। इसमें आपको बस प्रीवियस चैप्टर के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि ह्यूमन आई कुछ डिफेक्ट होते हैं, कैसे करेक्ट किया जाता है, कैसे हम लोग देखते हैं, उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सब भी आपको जानने को मिलेगा। ह्यूमन आई, ठीक है। सबसे पहला चीज़, सीधा डायग्राम पे आइए। ये है आपका ह्यूमन आई जो बुक में दिया हुआ है। आप चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले पेज लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक स्पेरिकल में स्पेयर बनाना है, ठीक है। स्पेयर, एक सेकंड रुक जाइएगा। अब एक सेकंड, आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक स्पेयर बनाने का है। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। आप स्पेयर को ना हल्का सा आप नीचे की ओर थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड रखिए। एक बार में बनता भी नहीं। हाँ, इस टाइप से आपको स्पेयर बनाना है। फिर उसके बाद आपको आगे में हल्का सा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आ, ऐसा नहीं, ऐसा तो चलिए ठीक है, फिलहाल इसी से काम कर लेते हैं। आपको ऐसा बनाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे बिल्कुल इसी के आगे, बिल्कुल इसी के आगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको सेम बिल्कुल ऐसा बनाना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको फ्री हैंड ड्राइंग पे आ जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऐसे 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 कुछ कुछ लाइन खींच देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बस ये हो गया आपका ह्यूमन आई का डायग्राम। कैसे, ये है आपका कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया 1 नंबर लिख देता हूँ, ये है आपका कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में क्या कहना है मैं सुन लीजिए। कॉर्निया को बोला गया है कि जो भी आप देखते हैं, ह्यूमन आई भी एक कैमरा की तरह ही है। उसमें भी लेंस है वगैरह वगैरह, सब कुछ सिस्टम है। तो जैसे कैमरा में आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे कैमरा में 2 लेंस लगते हैं, एक आगे एक पीछे। तो कॉर्निया सबसे आगे वाला लेंस है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो रिफ्रैक्शन होता है वो यहीं पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो जगह दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेट्रस ह्यूमर। यहाँ पे एक वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो पानी नहीं होता है, वाटर लाइक डेंसिटी होती है उसकी, और वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। तो वो आपको यहाँ पे प्रेशर मेंटेनेंस का काम करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट प्रेशर भी लग रहा है एयर का। यहाँ से अगर कुछ नहीं रहेगा तो ये इसको दबा देगा, समझे। इसीलिए इसको ऐसे बनाया जाता है। अब बात यह है आगे की। अब आगे का काम क्या है कि एक्वस ह्यूमर हो गया। अब इसके ये वाला आपको, ये 2 मैंने बनाया, ये आपको दिखा।
और यहाँ पे ये एक छोटा सा छेद आपको दिखा है, इस छेद को बोलते हैं प्यूपिल। यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है इसी के थ्रू अंदर जाता है, ठीक है। इसी के थ्रू आपको ये लाइट अंदर जाते हुए दिखेगा, ठीक है। और ये जो दोनों है इसको बोलते हैं आइरिस। ये एक डिस्क होता है, इस टाइप का डिस्क होता है, यहाँ ये बीच से छेद होता है। अगर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो हम लोग को ये ऐसे ही दिखेगा, इसीलिए ऐसे दिखाया गया आपको। दूसरा क्या है, ये है आपको ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन आई लेंस, ठीक है। यही हम लोग का मेन लेंस है। और सबसे बड़ी बात है, ये वो लेंस नहीं है जो हम लोग चश्मा वगैरह में पहनते हैं, हम लोग का तो सॉलिड लेंस होता है। ये लेंस में एक एबिलिटी है कि प्रोटीन से बना है, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन इसी प्रोटीन के कारण इसमें एक डिफेक्ट भी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका क्रिस्टलाइन आई लेंस। ये जो ऐसे ऐसे तीन तीन डंडी बन जाए इसको बोलते हैं सीलरी मसल, ठीक है। और सीलरी मसल ही इसको छोटा बड़ा करता है। अभी कैसे करता है वो पूरा एक टॉपिक है, ये इसी चैप्टर में है, इसलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे। इस जो पूरी चीज़ है इसको बोलते हैं एक वेट्रियस ह्यूमर, ठीक है। ये पूरा एक हनी लाइक सब्सटेंस होता है, हनी नहीं होता है, हनी लाइक सब्सटेंस होता है, और इसमें पूरा भरा रहता है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ना इसको बोलते हैं रेटिना। ये लाइट सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। यहाँ से एक पाइप जाती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है। यही आपकी ह्यूमन है। सेम चीज़ आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। किसका क्या काम होता है बता देता हूँ आपको। कॉर्निया बोल दिया, मोस्ट ऑफ दी जो लाइट है उसको यहीं पे रिफ्रैक्ट कर दिया जाता है और एक साथ ला दिया जाता है। एक होता है आपको आइरिस, डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि कितनी लाइट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए उसको कंट्रोल करता है। ये छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। और ये होता है प्यूपिल, ये कुछ नहीं एक छेद है, ठीक है। ये एक छेद है जो कि आइरिस के छोटे बड़े होने से कंट्रोल होता है, और यही छेद से जो लाइट है वो मेन अंदर आता है। एक है ये एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर वाटर लाइक सब्सटेंस है, सिर्फ प्रेशर मेंटेनेंस का काम करता है। क्रिस्टलाइन आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो कि मेन पिक्चर बनाता है यहाँ रेटिना पर। रेटिना मेन स्क्रीन है ना, जो पिक्चर ऑब्टेन करती है और लाइट सेंसिटिव इस चीज़ होती है। ये है आपको सिलरी मसल, ये इसको छोटा बड़ा करने में मदद करता है। यह है आपको ऑप्टिकल नर्व्स, यहाँ से जो लाइट का इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाता है। और ये है आपको वेट्रस ह्यूमर, ये पूरा हनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेम इसका भी काम बिल्कुल एक्वस ह्यूमर की तरह होता है कि बाहर का और अंदर का प्रेशर मेंटेन करना। अब जो मैं आपको बता रहा था क्रिस्टलाइन आइलैंड्स और सिलरी मसल का जो खेला है कि छोटा बड़ा हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं। देखिए कितना छोटा चैप्टर है, मतलब आप एक टॉपिक अभी मोटा मोटी 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा एक टॉपिक खत्म हुआ। अब ये टॉपिक भी 5 से 6 मिनट 10 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सिलरी मसल जो है, ठीक है, क्रिस्टलाइन आइलैंड्स जो होता है हम लोग का आइलैंड्स, वो किसी मेटल का नहीं बना है, वो एक फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंस मटेरियल का बना है, ठीक है। और इसका जो कर्वेचर है इसको मॉडिफाई मतलब बड़ा छोटा करने का ताकत होता है सिलरी मसल के पास, ठीक है। ये जो फोकल लेंथ चेंज करने का जो ताकत है, मैंने ये छोटा बड़ा करने से क्या होता है कि इस क्रिस्टलाइन आइलैंड्स का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, ठीक है। जब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब सिलरी मसल स्ट्रेच होंगे मतलब नीचे की ओर खींचेंगे, तो जो आइलैंड्स है वो मान लीजिए कि ऐसे रहता है नॉर्मल, वो आइलैंड्स पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। इससे इसका फोकल लेंथ इसके नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। इसके कारण हम लोग पास की चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि अब फोकल लेंथ नज़दीक आ चुका है तो पास की चीज़ों को देख सकेंगे। उसी जगह पे जब सिलरी मसल रिलैक्स हो जाएगा तो ये आइलैंड्स वापस से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, मोटा हो जाएगा, और दूर की चीज़ों को देख सकेंगे। इससे हम लोग
पास और दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। अब इंसानी आई एक रेंज बनाई गई है LDDB, यहाँ पे लिखी भी कहीं होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। LDDB है एक नॉर्मल इंसान के 25 सेंटीमीटर से लेके और इन्फिनिटी तक की, सॉरी, LDDB है आपको 25 सेंटीमीटर की, और हाईएस्ट जो इंसान देख सकता है वो है इन्फिनिटी, ठीक है। इसको याद रखना है। तो एक नॉर्मल इंसान 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक देख सकता है। अब आप बोल रहे हैं कि सर नॉर्मल इंसान क्यों देख सकता है, तो कुछ कुछ ना डिफेक्ट भी हो जाता है विजन में, ठीक है। तो उसको अब हम लोग को आगे समझना है। कभी कभी इंसानी आई नॉर्मल भी नहीं रहता है। अभी देखिए कितना छोटा चैप्टर है, 2 मिनट हुआ नहीं कि आपका ये पावर ऑफ रिकमेंडेशन खत्म। यही था, कुछ नहीं था, पावर ऑफ रिकमेंडेशन कुछ खास चीज़ है नहीं। सबसे बड़ा बात यहाँ पे एक के बारे में सबसे टॉप पर ही दे चुका है, जो कि है आपको कैटरैक्ट के बारे में। मैंने क्या बताया कि आपका जो लेंस है क्रिस्टलाइन आई लेंस, वो प्रोटीन से बना है, फाइबरस है वो। तो क्योंकि वो प्रोटीन से बना है, तो कभी कभी क्या होता है किसी किसी केस में उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली प्रोटीन चला जाते रहता है, ठीक है, जाते रहता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो है ना, वो माने जैसे किसी चीज़ में कॉन्टिन्यूस प्रोटीन जब जाते रहेगा ना, तो वो पत्थर टाइप का हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कैटरेक्ट, ठीक है। तो कैटरेक्ट से क्या होता है कि कभी कभी टेम्पररी लॉस ऑफ विजन होता है, पार्शियल लॉस ऑफ विजन होता है, या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है। इसको ठीक किया जा सकता है कैटरेक्ट सर्जरी के द्वारा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है डिफेक्ट ऑफ विजन में। अब आपको मेनली 3 के बारे में देखना है, मायोपिया या नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया जो कि होता है ओल्ड एज आई डिफेक्ट भी बोलते हैं इसको। अब मायोपिया पे आ जाते हैं। मायोपिया देखिए, पहले हम लोग सीधे सीधे डायग्राम पे आ जाते हैं। देखिए ये है नॉर्मल आई, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है, वहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, कॉर्निया हल्का रिफ्लेक्ट किया, बाकी पूरा क्रिस्टलाइन आई लेंस रेटिना पे बना दिया, नॉर्मल आई। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ सकता है, ये तीनों मैंने नीचे भी है। और मायोपिक आई में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आ तो रहा है, लेकिन इसमें भी सेम कंडीशन होता है कि सिलरी मसल जो है ना, वो उतना स्ट्रेटन नहीं हो पाता है, उतना मतलब टाइटली खींच नहीं पाता है। इसलिए ये जो आई है, ये यहीं पे आपको बना दे रहा है इमेज, क्योंकि ये यहाँ नहीं बना पा रहा है। तो इसलिए ये इतना दूर की जो इमेज है, इस डिस्टेंस की जो इमेज है, ये हम लोग को ब्लरी दिखेगी, ठीक है। ये मोस्टली केसेस में लगभग लगभग आप लोग में से भी बहुत लोग को होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये केस ठीक भी हो सकती है, लेकिन ये कोई मेडिसिन से ठीक नहीं होती है। ये अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने का एक तरीका है कि आप यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगा लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था, पहले ही आपको यहाँ पे ला दे रहा था, ठीक है, कि पहले ही इमेज बना दे रहा था। तो आप क्या करिए कि इसको थोड़ा सा इमेज को ही हल्का स्ट्रांग करके भेज दीजिए, हल्का रिफ्लेक्ट करके भेज दीजिए, और ये आपको सीधा वापस से रेटिना पे बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो कि याद रखना है कि मायोपिया नियर साइटेडनेस पे भी जाना जाता है। जो इससे पीड़ित होता है वो पास के ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होती है। उसके बाद क्या है कि करेक्ट किया जा सकता है यूजिंग कॉनकेव लेंस। और अराइजन होता है क्योंकि वीकरी ऑफ सिलरी मसल, या फिर आप लिख सकते हैं कि
वीकली ऑफ सिलरी मसल या इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, मतलब आईबॉल जब किसी किसी की जो हल्की बड़ी हो जाती है उस कारण भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। ये मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि दूर की ऑब्जेक्ट, तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पास रखी है, तो पास वाली ऑब्जेक्ट नॉर्मल आई में आती है, रेटिना पे बन जाती है, बात खत्म। पास कितना पास, तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यह हाइपरमेट्रोपिक आई है, यहाँ से तो बन रहा है लेकिन ये रेटिना के पीछे जाके बन रहा है। अब पीछे जाके बन रहा है तो रेटिना इसको कभी रीड ही नहीं करेगा, तो ये चीज़ हम लोग को दिखता ही नहीं है, बहुत ब्लरी दिखता है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये कमज़ोर हो चुका है क्रिस्टलाइन आइलैंड्स, तो आप सेम कौन इसी के पावर के हिसाब से सेम पावर का आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, सूटेबल पावर का लगाना होता है। अब प्रेस बायोपिया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि प्रेस बायोपिया मेनली ओल्ड एज को बोला जाता है, जब आंखें बूढ़ी हो जाती है तो सिलरी मसल फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सिलरी मसल जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं तो ना ही वो व्यक्ति पास का देख पाता है, ना ही वो व्यक्ति दूर का देख पाता है। तो इसलिए प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हम लोग इस तरीके का बाई फोकस लेंस यूज़ करते हैं। नीचे वाला होता है कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर वाला होता है कॉनकेव लेंस। जब दूर का देखना है तो इससे देखिए, जब पास का देखना है तो इससे देखिए। आप ऐसे लेंस बहुत सारे जगह पे देखे भी होंगे। चलिए, अब इतना चीज़ हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आपको आई डोनेशन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई है। अगर आप जब 18 प्लस हो जाएंगे तो फिर आप भी आई डोनेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आई जो है वो, ये आपको याद नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आई डोनेशन जो है, आई जो है, अगर आप नहीं भी रहते हैं तो 4 से 5 घंटे तक आपकी आंखें जिंदी रहती है। उस कंडीशन में अगर आप आई डोनेशन के लिए साइन अप करते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस दुनिया को आज तक देखा भी नहीं है, इसमें एक डाटा दिया गया है कि 60% ऐसे बच्चे हैं जो 12 साल से कम है और वो आज तक दुनिया को देखे भी नहीं है, वो बच्चे भी दुनिया को देख सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, कुछ कुछ जनरल ज्ञान की बातें हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अब हम लोग का मेन यहाँ से टॉपिक आता है प्रिज्म के बारे में। सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया गया है कि प्रिज्म होता क्या है, तो हम लोग भी आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म इस टाइप का होता है, ठीक है। इसका 3 फेस, मतलब एक, उसके पीछे 2, ठीक है, और इधर साइड 3। 3 फेस आपको ट्रायंगुलर होते हैं, और सॉरी 2 फेस ट्रायंगुलर होते हैं और 3 फेस रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको समझना है कि आपने जैसे कि समझा था कि लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, सेम कहानी आपको इसमें भी समझनी है, ठीक है। अभी अभी हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म देखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। यह एक ग्लास प्रिज्म है, मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली ग्लास प्रिज्म ऐसे ही बनाते हैं। इसको मैं हाथ से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए आ सकता, इसीलिए मैं आपको इसको हाथ से बना के दिखा रहा हूँ। आप भी इसको चाहे तो अभी अभी बना लीजिए मेरे साथ। बहुत धीमे धीमे बनाऊंगा, ऐसा नहीं, बहुत समझा समझा के बनाऊंगा। सबसे पहले एक इंसिडेंट रे आएगा यहाँ पे, कहीं पे भी ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लेना है, और चूंकि ये जो एयर से आ रहा है तो एयर आपको रेयरर है, ये डेंसर है, तो डेंसर से रेयर की वो आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा भाई। तो नॉर्मल की तरफ अब आपको, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, नॉर्मल की तरफ, नॉर 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 नॉर
नॉर्मल की तरफ आपको बेंड कर देना है ना। ध्यान इसमें ये रखना है कि आपको लाइट रे को सीधा नहीं दिखाना है, क्योंकि पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल होगा तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो जाता है। हल्का सा टिल्ट करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर यहाँ से भी आपको सेम एक नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ये लाइट रे को यहाँ से निकाल देना है। इस समय आप डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, तो आपकी लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। अब इसमें चलिए नेमिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला नेम, ये है आपका इंसिडेंट रे IR, ठीक है। ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे RR, ये है आपका इमर्जेंट रे ER। आप चैप्टर अगर 1 नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर 1 डला हुआ है, आप ज़रूर देख लें। नहीं तो आपको इमर्जेंट रे उस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, आपको अभी समझ नहीं आएगा। ये हो गया आपको ईयर, ठीक है। ये हो गया आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया आपको एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे उसमें मैंने आपको लेटरली डिस्प्लेसमेंट बताया था, सेम लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसमें भी होता है। तो कितना होता है, तो आप जैसे कि इस लाइन को ले लीजिए और इसको अगर आप बिना डाइवर्ट कराए सीधे निकाल देते हैं तो इतना बड़ा लेटरली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि अच्छा लगे इसलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको यहाँ पे आपको डॉटेड लेना है। मैं जिस स्टूडियो से पढ़ाता हूँ इसमें डॉटेड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं डॉटेड नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ से डॉटेड ये बनाना है ऐसे, इसको इमर्जेंट रे को पीछे ले जाना है और रिफ्रैक्टेड रे को पीछे ले जाना है। ये वाला जो एंगल आ रहा है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेल, ठीक है। यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, या डेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का डेल का सिंबल होता है। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप एक बार में सीधे जाएंगे एग्जाम में बना देने तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। यही होता है रिफ्रैक्शन। ये हो गया आपको रिफ्रैक्शन थ्रू मोनोक्रोमेटिक लाइट, माने सिंगल लाइट। मोनो मतलब ही होता है सिंगल लाइट के थ्रू। अब हम लोग को पढ़ना है कि जैसे यहाँ पे सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। मैंने हाथ से इसलिए बना के बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको फिर शक रहे कि इसको बनाना है नहीं बनाना है। भाई इसको बनाना है, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। सेम डायग्राम आपको बुक में भी दी गई है रेफरेंस के लिए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कौन क्या है नीचे भी लिखा गया है ना। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। अब आपको यहाँ पे ना 2-3 इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो आपको सुननी होगी। सबसे पहली बात, सन जो होता है वह आपको येलो जरूर दिख रहा है कि ओ माय गॉड सन पीला है, लेकिन असल में सन पीला नहीं होता है। असल में सन जो है वो वाइट कलर का होता है। वाइट कैसे, तो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है सन के अंदर, वहाँ पे फ्यूज़न फिज़न हो रहा है। जो कि आप अगर पीसीबी लेते हैं तो मैं आपको अगले साल पढ़ाऊँगा फ्यूज़न फ्यूज़न क्या होता है को, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। और वाइट लाइट जो होता है वो एक लाइट ही नहीं होता है। जब 7 रंग, जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, विबग्योर जो लाइट होता है उसको जब मिला देंगे तो हमें वाइट लाइट मिलता है। और ब्लैक कलर भी कोई कलर नहीं है। ब्लैक कलर मतलब एब्सेंस ऑफ कलर। जब कलर होता ही नहीं है तो आपको ब्लैक कलर दिखता है। अब आपको यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, क्योंकि मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको बताई। अब आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखनी। देखिए अब चूँकि हो सकता है आपको अभी नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा हो बैकग्राउंड, प्लीज़ बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर सॉरी है अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है, मगर
मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और चलिए देखिए, हम लोग को देखिए बात क्या है ना कि आ, होता क्या है ना कि जब जब भी आप मान के चलिए ना कि बारिश जब होती है, तब इंसान जो है ना वो बारिश की बूंदों को देखता है, उन बादलों को नहीं देखता है जो उसके पीछे माने उस बारिश के पीछे है, ठीक है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं, है ना, फोकस करते हैं टॉपिक पे, बादलों को छोड़िए, ठीक है, बादलों का काम है गरजना। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे कहानी क्या है कि आ, आपको रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म देखना है। ग्लास प्रिज्म की कहानी क्या होती है कि इसमें भी वाइट लाइट आता है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्या होता है कि ये बीच में क्या करता है कि हल्का हल्का लाइट को डाइवर्ट कर देता है। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ समझना है, एक होता है ब्लू एंड कलर, एक होता है रेड एंड कलर। ब्लू एंड कलर जैसे आपको यहाँ पे मैं नई पेज लेकर समझाता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है वी ब गे यो, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ब्लू एंड कलर होता है, और यहाँ से यहाँ तक होता है रेड एंड कलर। ग्रीन कुछ में कंसिडर नहीं किया जाता है। ब्लू एंड कलर में होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, और रेड एंड कलर में होता है येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। रेड एंड कलर बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करती है, इनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, सॉरी मतलब ये लोग बहुत कम डाइवर्ट होती है क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ब्लू एंड कलर का जो वेवलेंथ है ये बहुत वीक होता है, ये लोग एक बार में कटाक से पूरा डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए रेड एंड कलर जो है वो बहुत लीस्ट डाइवर्टेड कलर है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसी थ्योरी पे आपको यहाँ पे पढ़ना है कि देखिए रेड एंड कलर सबसे कम डाइवर्ट हुई, ब्लू एंड कलर वीव की और सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होती है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बताई गई है। अब ये पूरा जो कहानी है ये कौन रचा है? तो वही अपना फेवरेट अंधा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होते हुए देखा था। उन्होंने सोचा कि अगर एक ग्लास प्रिज्म, उन्होंने देखा कि व्हाइट लाइट आने के बाद ग्लास प्रिज्म 7 रंगों में टूट रहा है। अगर हम लोग, फिर उनको शक हुआ कि व्हाइट लाइट आखिर है क्या, तो इसीलिए व्हाइट लाइट का पता करने के लिए उन्होंने एक प्रिज्म को उल्टा करके उसी के आगे रख दिया। अब यहाँ से पूरी टंग टूट के अंदर गई, फिर यहाँ से पूरी टंग जुड़ के एक व्हाइट लाइट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की। तब आइजैक न्यूटन को पता चला कि व्हाइट लाइट कुछ नहीं है, बस मिक्सचर ऑफ 7 कलर है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना आपको पढ़ना है आपको रेनबो फॉर्मेशन। अब देखिए रेनबो फॉर्मेशन में आपको इस बुक की डायग्राम से दिखाऊं तो कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं आपको एक काम करता हूँ, अपने हाथों से डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। हाँ, हाथों से बना रहा हूँ तो फिर आपको पता है जैसे कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी बनाना है। यहाँ से आपको बहुत सारी डायग्राम सीखनी होगी क्योंकि अभी भी बहुत सारी डायग्राम है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक स्फेरिकल बना लेना है इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि ये है, मान लीजिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सूरज थोड़ा मस्त बनाते हैं अपन। देखिए सूरज जैसे कि तय हुआ है कि सूरज वाइट होता है, इसके कारण हम लोग पूरा इस बैकग्राउंड का कलर को ब्लू कर देते हैं ताकि थोड़ा स्काई का फील है, और वाइट कलर से सूरज को बनाएंगे। देखिए सूरज है ना, सूरज। अब सूरज से होता क्या है, सूरज से होता क्या है कि वाइट लाइट आती है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सूरज से वाइट लाइट आती है इस रेन ड्रॉपलेट पे। होता क्या है कि यहाँ पे सबसे पहला फिनोमिना होता है कि यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है,
ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको अच्छा इसमें सबसे कहानी बात क्या है ना कि इसमें नॉर्मल इंसिडेंट नहीं दिखाना है, क्योंकि स्फेरिकल में नॉर्मल इंसिडेंट होता ही नहीं, क्योंकि बेस के परपेंडिकुलर लेना है, इसका बेस ही स्फेरिकल, तो नॉर्मल नॉर्मल खींचने का झंझट नहीं है। सीधा आप क्या करिए कि सीधा आप क्या करिए कि एक अगर आपके पास रेड कलर है तो एक रेड कलर उठाइए ऐसे, और एक ब्लू कलर उठाइए ऐसे, ठीक है, एक ब्लू कलर उठाइए ऐसे, और ये आपको दिखाना। अब यहाँ पे होता है सबसे इंटरेस्टिंग फार्मूला, यहाँ पे होता है इंटरनल रिफ्रैक्शन। अच्छा, दो चीज़ है, ठीक है, तो अब एक चीज़ होती है इंटरनल रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे इंटरनल रिफ्रैक्शन और होता है, देखिए कोई कोई लोग आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इस सरफेस को पॉलिश्ड होना पड़ेगा। एक बात बताओ महाराज, पॉलिश तुम लेके गए थे ऊपर पानी में ड्रॉपलेट में लगाने, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कुछ लाइट यहाँ से निकल जरूर जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे हल्का हल्का लाइन खींच देता हूँ, लेकिन पूरी नहीं निकलती है, समझ गए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब आपके ऊपर है, ठीक है, अब आपको उठाना है वी, तो अब आपको वी गियोर के हिसाब से वी, एक सेकेंड मैं एकदम स्टाइल एकदम एस्थेटिक के हिसाब से बनाऊंगा आपके लिए, वेरी सॉरी। अब हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 कलरों में ये टूट के आगे निकल गया। अब यहाँ पे दो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि टोटल रेनबो आपको हमेशा सन के अपोजिट साइड में दिखेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि रेनबो जो है वो कभी भी आपको जो है मन हाँ यही कंडीशन है कि रेनबो हमेशा सन के अपोजिट साइड में दिखेगा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक आ गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए आधा घंटा हुआ नहीं, चैप्टर ख़त्म होने पे आ चुका है। होता क्या है कि इसमें भी आपको मेनली कहानी है डायग्राम्स की, डायग्राम्स देखिए और कहानी समझिए, ठीक है, कुछ खास है नहीं रीड करने लायक। हालांकि मैं कोशिश करूँगा आपको रीड करने की भी, लेकिन ना कुछ खास है नहीं। अच्छा, आ, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कहानी क्या है कि जैसे एक हमारे मित्र दोस्त जो है, जो कि आप लोग में से कोई एक है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर नोट्स कहाँ है, नोट्स। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, तो उन भाई को तो सबसे पहले मैंने सॉरी बोल दिया है कमेंट में, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा अभी जो स्टूडियो उस हिसाब में से नहीं है कि मैं आपको नोट्स जो बना रहा हूँ उसको मैं एक्सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि ये जैसे ही मैं वीडियो एग्जिट करता हूँ वैसे ही ये नोट्स इरेज हो जाते हैं। जो बात है मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट है। जैसे ही मैं एग्जिट करता हूँ ये नोट्स ही इरेज हो जाते हैं, तो मैं भेजूंगा भी तो आपको सिर्फ वो कलर्स जाएंगे, नोट्स नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि टिक लगा रहा हूँ ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप भी टिक लगाइए। दूसरा, डायग्राम जो मैं बना, जो डायग्राम से, ठीक है, यही नोट्स है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो आपको इसी से काम चलाने होंगे, दूसरा आपके पास कुछ उपाय नहीं है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, स्टूडियो में कुछ अच्छे ऐप्स, कुछ अच्छे इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आपके पास कोई ऐप हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं, है ना। बाकी अभी तो चलिए देखते हैं, फ़िलहाल आप लोग खुद से नोट्स करें, क्योंकि अभी तो वेरी सॉरी है लेकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए एक डायग्राम है जो कि आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। होता क्या है कि जैसे आ, ये अर्थ है, मान लेते हैं ये अर्थ है, तो ऊपर इस अर्थ के ऊपर जो है बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता होगा इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, है ना। आपको पता होगा कि इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ठीक है।
एक और बना देता हूँ। हाँ, होता क्या है कि इस एटमॉस्फेरिक लेयर्स में ये जो लेयर्स है मान लेते हैं, ठीक है, ये सबसे नीचे है, तो मान लेते हैं कि इसका एयर गर्म हो गया, ठीक है, तो इसका एयर गर्म हो गया तो ये लाइटर हो गया, लाइटर हो गया मतलब ये रेयरर हो गया। और ये जो होता है इसका एयर ठंडा होता है तो ये डेंसर होता है। अब कोई भी लाइट स्पेस से आएगी तो डेंसर में जाएगी, सबसे पहले नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर रेयरर, फिर रेयरर, तो अंत में ये हम लोग को बहुत हाईली बेंडेड लाइट दिखती है, ठीक है। ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है ना। अब इसमें एक फिनोमिना आपको बनाना है, लाइट ब्लिंक क्यों करता है, ट्विंकल क्यों करता है, ट्विंकल इफेक्ट ऑफ लाइट। होता क्या है कि फिर से हम लोग काम करते हैं, फिर से हम लोग अर्थ बना लेते हैं, अर्थ हम लोगों ने फिर से बना लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर अब हम लोग फिर हम लोग अर्थ के जो है यहाँ पे कुछ कुछ ये बना लेते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में बना लिए हम लोग। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे है आपको स्टार, यहाँ पे स्टार का कोई, यहाँ पे मान लेते हैं ये है स्टार। होता क्या है कि यहाँ से लाइट आई, सबसे पहले बेंड 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 हुई, अब यहाँ एक ऑब्जर्वर है देख रहा है, तो उसको लाइट यहाँ से सीधे यहाँ दिखाई देगी, यहाँ लाइट दिखाई देगी, यहाँ पे उसको स्टार अपीयर होगा, तो इसको बोलते हैं अपीरेंट स्टार, इसको बोलते हैं एक्चुअल स्टार, ठीक है। अब ये जो इसको यहाँ अपीयर हो रहा है, ये स्टार तो स्टैटिक है, ये तो यही है, लेकिन ये स्टार से बहुत पतली, आप वहाँ पे लिखेंगे अ सिंगल लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द स्टार, माने एक सिंगल लाइट रे आ रही है, तो वो बाहर। और क्योंकि आपको बता दूं, क्योंकि ये जो अर्थ का इन्वायरमेंट ये स्टैटिक्स नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, ये बार बार लोअर प्रेशर हायर प्रेशर, लोअर प्रेशर हायर प्रेशर के कारण घूम रहा है अर्थ, क्योंकि घूम रहा है। इस कारण से ये जो स्टार है, इसका जो लाइट है, क्योंकि ये सिंगल बीम है, तो ये कभी ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। तो ये जब जब इस लाइन में आएगा, जब जब आपके आँख तक पहुँचेगा, ये हर बार हल्का हल्का बेंड होकर पहुँचेगा। इसलिए हम लोग को लगता है कि ये इधर 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 कहीं कहीं पे दूसरा जगह स्पन हो रहा है, लेकिन रहता वहीं पे है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल खुद से पूछा गया है कि अगर ऐसा है तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। इसका पीछे भी आपको एक डायग्राम बनाना होगा, फिर से ले लीजिए नया पेज, फिर से आप बना लेते हैं अर्थ, एक सेकंड, फिर से हम लोग बना लेते हैं एक अर्थ, अर्थ 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 अर्थ, फिर आप एक अर्थ बना लीजिए, फिर से आप एक अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाना शुरू करिए, ठीक है, फिर से अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाना शुरू करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप बना लीजिए कोई और प्लेनेट, ठीक है, यहाँ पे एक और प्लेनेट है। अब होता क्या है कि प्लेनेट क्यों नहीं टिंकल कर दें, क्योंकि प्लेनेट बहुत अच्छा सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि इनसे बहुत सारी लाइट बीम्स आ रही, ये रिफ्रैक्ट होते 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 भी बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती, इसलिए कि ऑब्जर्वर के लिए ये स्टैटिक्स होता है, ये स्टैटिक होता है, ये एक ही जगह पे होता है, स्टेशनरी होता है। लेकिन लाइट बेंड तो हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो पा रही है जिससे कि इस प्लेनेट को दिखने से ही हिला दिया जाए, समझ गए। अब अगला टॉपिक है एडवांस सनसेट या और एडवांस सनराइज, या आप इसको ASDS भी बोलते हैं। होता क्या है, इसमें भी आपको मेनली डायग्राम से ही देखना है, डायग्राम इसमें बनाया हुआ है ना, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, फिर से हम लोग खुद से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक अर्थ बनाएंगे। इस वाले डायग्राम में आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है ना, कि अर्थ को इस टाइप से बनाइएगा, एक सेकंड, ऐसे नहीं, इस टाइप से हल्का सा नीचे, पूरा स्पेरिकल मत बनाइएगा, हल्का नीचे कर दीजिएगा, और उसके बाद हल्का सा उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल एक ही आपको इसमें एटमॉस्फेयर बनाना है, इसी से बाहर की कहानी होगी। और एक से स्ट्रेट लाइट लीजिएगा, और स्ट्रेट लाइट आपको यहाँ से सीधे बैठा देना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका होराइजन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि सन है, सन अभी तय हुआ है कि वाइट कलर का होता है,
तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मान लेते हैं सन है। रुकिए, सन अच्छा बनेगा अभी, और सन एक और अच्छा बनाने का कोशिश रहेगा हम लोग का। हाँ, ये मान लेते हैं कि सन है, ठीक है। होता क्या है कि सन से वाइट लाइट निकल रही है, ठीक है। सन से वाइट लाइट निकल रही है, एटमॉस्फेयर में आएगी। ये देखिए, हम लोग उगा हुआ कब मानते हैं? देखिए, वैसे तो हम लोग को पता है कि धरती ही घूम रही है, सूरज तो कहीं उग डूब रहा ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सन को कब उगा हुआ मानते हैं? ये होराइजन से जब ऊपर आ जाए सन, तो हम लोग उगा हुआ मानते हैं। सन अभी होराइजन से ऊपर आया नहीं है, लेकिन उसके लाइट बीम तो आएगी ना एटमॉस्फेयर से, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर लाइट सीधे नीचे आएगी, ऑब्जर्वर के आंख में जाके गिरेगी। यहाँ पे ऑब्जर्वर में मान लेते हैं, तो उसको क्या दिखेगा कि सन कहाँ है, इस जगह पे कहीं पे। उसको यहाँ सन यहाँ दिखेगा, यहाँ इस जगह पे कहीं पे। तो ये एडवांस सनराइज हो गया। सेम फिनोमिना को अगर आप कॉपी पेस्ट उल्टा कर दें, तो ये हो जाएगा एडवांस सनसेट। ये इसका ड्यूरेशन होता है 2 मिनट का, ठीक है। और हम लोग अब आगे आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, वो सेकंड लास्ट टॉपिक था। लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग लॉ ऑफ लाइट आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। जैसे एक लाइट बीम आती है और एक कोलाइजन सॉल्यूशन होता है, जिसका पार्टिकल बहुत छोटा भी नहीं होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ये लाइट बीम टकराती है, ठीक है, और डाइवर्ट हो जाती है अपने पाथ से। इससे क्या होता है कि हम लोग को इसका पाथ विजिबल हो जाता है। यही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आपको इसमें पढ़ना है टिंडाल इफेक्ट और वाई द कलर ऑफ स्काई ब्लू। टिंडाल इफेक्ट आप सिर्फ रीड कर लीजिए, रफ रीडिंग है। फिनोमिना होता है इसमें, ये पूछे व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट, तो सिर्फ आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही लिख दीजिएगा, बात कहानी खत्म। फिनोमिना होता है, 9th में पढ़े हैं, ठीक है। जब एयर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से जब लाइट टकराती है, तो लाइट का पाथ विजिबल होता है, वही होता है टिंडाल इफेक्ट। कुछ खास है नहीं। अब वाई स्काई लुक्स अपीयर ब्लू या लुक ब्लू, ठीक है। तो अब हम लोग आपको यहाँ पे देखते हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई के बारे में, ठीक है। होता क्या है कि हाँ, देखिए, मैंने अभी आपको स्काई बोला था, अभी मैंने ब्लू कलर लगाया, लेकिन क्यों ब्लू कलर क्यों लगाया, ब्लू कलर आता कैसे है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका कलर को वाइट कर लेंगे, क्योंकि इसमें वाइट कलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। होता क्या है कि आप सबसे पहले एक अर्थ बना लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने अर्थ बना लिया। अब हमें क्या बनाना है कि सबसे पहले आप क्या करिए, 2-3 इसका आप एटमॉस्फेयर बना लीजिए, ठीक है। ऐसे तो नहीं बनता है, एक सेकेंड। बैक, ये मज़ा नहीं आ रहा, हो गया, नया बनाता हूँ, फ्रेश बनाएंगे। क्या करिए आप कि सबसे पहले इस अर्थ को भी आधा कटा हुआ बनाइए, ठीक है ना। और एक होराइजन बनाइए, ज़्यादा नहीं, मैंने एक एटमॉस्फेयर बनाइए, ज़्यादा नहीं बनाना है। एक सीधा लाइन बनाइए, हो गया। ये ओबियसली होराइजन, ठीक है। वाई स्काई लुक ब्लू, क्वेश्चन है। सूरज बनाइए, इस बार सूरज हम लोग येलो बनाएंगे। क्यों बनाएंगे पता नहीं, सूरज को यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बनाते, रुकिए, बड़ा सूरज बनाएंगे, इसमें रंग भी भरेंगे। 1 मिनट। वही 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 वही। अरे रुक 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 रुक।
होइशा बन गया। सूरज है, सूरज है, कोई नहीं बोलेगा कुछ और, सूरज है। अभी क्या करना है कि सूरज से आपको एक लाइट रे निकालना है, ठीक है। सूरज से आपको एक लाइट रे निकालना है होराइजन में। अब होगा क्या कि यहाँ पे भी, अब आपको पता होगा कि नहीं, एयर में भी एयर के भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो भी पार्टिकल, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर सकते हैं। आपको पता है ये बात कि नहीं? नहीं पता है तो जान लीजिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर सकते हैं, वो उतने बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो या फिर पॉल्यूटेंट्स, माने गाड़ी का पोल्यूशन जो निकलता है वो सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये सब मान लीजिए कि वो पोल्यूटेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, लाइट आई किसी एक मॉलिक्यूल पे पड़ेगी तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा कि इसको डाइवर्ट कर देगा। तो ये कैसे करेगा? तो आपको याद हो, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ब्लू एंड कलर एंड रेड एंड कलर के बारे में। तो रेड एंड कलर तो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होंगे, देखिए, क्योंकि ये देखिए कुछ कलर सीधे नीचे ही आ जाएंगे। तो आपको पता होगा कि हम लोग देख पाते हैं रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के थ्रू। डायरेक्टली अगर कोई लाइट हम पे आके गिरे तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है, समझ गए? ये बात हमेशा याद रखना है। तो ये लाइट डायरेक्टली गिर गई ज़मीन पे, इसलिए उसको देख नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन ये कुछ लाइट ऊपर गई है, ये है ब्लू एंड कलर्स। ब्लू एंड कलर्स ऊपर जाएंगे, फिर किसी पार्टिकल से टकराएंगे और वापस नीचे आएंगे। अब ये हो चुके हैं रिफ्लेक्टेड। अब ये ब्लू एंड कलर जब रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, उसके बाद आपको ब्लू कलर ऊपर से आते हुए दिखेगा, तो आपको स्काई ऐसा अपीयर होगा कि ये स्काई ब्लू है। और इसमें और एक बात बोली गई है कि जो भी व्यक्ति इस प्लेन से अगर स्काई माने क्लाउड से के ऊपर चले जाए तो उसको स्काई ब्लू नहीं दिखेगा, समझे? बहुत ऊपर चला जाए तो उसको क्लाउड स्काई ब्लू नहीं दिखेगा, उसको डार्क दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा होगा, समझ गए? यही कहानी है। तो और अब इसमें चैप्टर वैसे ख़त्म हो गया है। एक लास्ट टॉपिक जो एडिशनल न्यूमेरिकल है इसमें, जो कि मैंने सोचा था एंड में बताऊंगा, उस पे अब आ जाते हैं। इसमें एक फार्मूला है, P इज इक्वल टू, अगर मीटर की कहानी है तो 1/f, सेंटीमीटर की होगी तो P इज इक्वल टू 100/f। f यहाँ पे फोकल लेंथ है, P इज इक्वल टू पावर। पावर को हम लोग इससे D से भी करते हैं, जिसका मतलब होता है डायोप्टर, ठीक है। अब होता क्या है तो सुनिए, आपको V पता है, U पता है, ठीक है। V मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, U मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको फोकल लेंथ भी पता है क्या होता है। अब क्वेश्चन में आपको ये तीनों में से कोई एक नहीं दिया होगा, आपको लेंस फॉर्मूला के थ्रू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के थ्रू वो एक चीज़ निकालनी है। उसके बाद आपको d इज इक्वल टू 1/f में आपको सॉरी p इज इक्वल टू, या d भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/f के फॉर्मूला में पुट करना है। जो भी आंसर आएगा वो होता है आपका कॉन्वेक्स या कॉनकेव का पावर, ठीक है, ओके। पावर नेगेटिव में आता है, ठीक है, तो नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वो जो मिरर है, वो जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है। पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वो जो मिरर है वो कॉनकेव है, ठीक है। अब आपको इसके कुछ कुछ न्यूमेरिक्स करने हैं, है ना। सबसे पहले 2-3 न्यूमेरिक्स तो आपको चैप्टर के बीच में ही मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये 1-2 न्यूमेरिक्स तो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है, ठीक है, क्वेश्चन 7 है ना। ये सब आपको पहले तो खुद से करने हैं, है ना। और ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इसके बीच में से भी मिल जाएंगे, ठीक है।
और जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि इस वीक के अंदर अंदर ये चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसी हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने इस वीक के अंदर अंदर ये चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक सेकंड थंबनेल के लिए निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ, तो उसी तरीके से देखा जाए तो यह चैप्टर हम लोगों ने इस वीक के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसएसटी के हम लोगों ने हाफ ईयरली तक के सारे सिलेबस कर लिए हैं। ठीक है, यह चैप्टर आपको मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि 30 से पहले तक ही मिल जाएगी। और दूसरी बात, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये सब वीडियो ठीक है आप हाफ ईयरली तक में यूज़ कर लीजिए, लेकिन फाइनल के लिए आप पहले बुक रीड करिए, है ना, और इस वीडियो को भी देखिए और भी आप सोर्सेज को फॉलो करिए। क्योंकि देखिए, जो बात फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ वन शॉट दे रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों का। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी डिटेल आपको बताई है, लेकिन अगर आपको लगती है कि वो इनफ नहीं है तो आप अदर सोर्सेज को फॉलो ज़रूर करें, समझ गया। और आलतू फालतू बुक लेने से फ़ायदा नहीं है, आप एनसीईआरटी पकड़िए, है ना, और अच्छे अच्छे वीडियोस देखना शुरू करिए। दूसरा एक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको इंटरेस्ट आया हो आई होप। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की है, वो नेक्स्ट वीक तक आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी। उसके बाद हम लोग आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर देंगे, कोऑर्डिनेशन बोल दें, कोऑर्डिनेशन कर देंगे। और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की ओर, या फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी कर ही लेंगे। मैंने अब एक 3 चैप्टर आपकी बच रही है, सॉरी 4 चैप्टर बच रही है हाफ ईयरली तक के लिए साइंस और सोशल साइंस में। आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, और आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मोस्टली जगह पे इतनी चैप्टर बच रही है। ठीक है, 4 चैप्टर को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, कोई सजेशन कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर डालें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बाय, सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय।